आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। मित्रों, आज मैं आप सभी के सामने गणित पढ़ाने जा रहा हूं और गणित जो होगा हमारा बेसिक से स्टार्ट होगा, जिसमें हम गणित एकदम शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि गणित जो है बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, उन लोगों के लिए ये हमने कोर्स शुरू किया है। इसमें हम गणित जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। और कुछ लोगों की मानसिकता है कि गणित जो है बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, इसको हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गणित एक सबसे सरल विषय होता है। अगर गणित का कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए तो वो सभी सब्जेक्टों से सबसे आसान विषय हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। गणित का सामान्य परिचय देखते हैं पहले कि गणित क्या होता है, इसका डेफिनीशन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा गणित का शाब्दिक अर्थ। गणित का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, अर्थात किसी भी चीज़ का हम जब गणना करते हैं तो वो गणित के अंतर्गत आता है। ठीक है। और कुछ परिभाषाएं हैं हमारे सामने। जैसे पहला परिभाषा है हमारा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इसको हॉगबेन महोदय ने डेफिनीशन इसका दिया था कि गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है। और दूसरा हमारा डेफिनीशन है गणित मापन मात्रक परिमाण का विज्ञान है। ये डेफिनीशन जो है बहुत ही अच्छा लगा हमें कि गणित मापन मात्रक और परिमाण का विज्ञान है, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया था। तो हमारे ख्याल से ये डेफिनीशन बहुत ही बेस्ट होगा गणित के लिए। ठीक है। और अगला हमारा डेफिनीशन है गणित सभी विषयों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। एक बार फिर से पढ़िए, गणित सभी विषयों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। इसको हमारे रोजर बेकन महोदय ने डेफिनीशन को दिया था। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि गणित का उद्देश्य क्या होता है। आखिर हम गणित पढ़ते क्यों हैं, हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है गणित। ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है हमारा सामान्य उद्देश्य होता है कि सोच का गणितीयकरण करना। गणित का जो सामान्य उद्देश्य होता है वो सोच का गणितीयकरण करना होता है, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। ठीक है। गणित का सोच का जो होता है गणितीयकरण करना होता है। ठीक है। ये हमारा सामान्य उद्देश्य होता है। और प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य होता है, यानी छोटे बच्चों के लिए हमारा क्या उद्देश्य होता है, गणित पढ़ाने का मेन उद्देश्य हमारा क्या होता है। तो छोटे बच्चों में हमारा जो उद्देश्य होता है गणित पढ़ाने का, माप तौल की सामान्य जानकारी एवं गणितीय संक्रिया का विकास करना। बच्चों के अंदर माप तौल की सामान्य जानकारी एवं गणितीय संक्रिया का विकास करना। अब गणितीय संक्रिया क्या है? गणितीय संक्रिया में हमारा आता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है। यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन। इन सभी चीज़ों की जानकारी देना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे इन संक्रियाओं को अच्छी तरीके से समझ जाएं। ठीक है। और उच्च स्तर पे जो हमारा उद्देश्य होता है, गणित का जो उच्च स्तर पे उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों में परिकल्पना एवं विश्लेषण का विकास करना होता है। ठीक है। उच्च स्तर पे क्या होता है? परिकल्पना एवं विश्लेषण करने का विकास करना, कि बच्चों के अंदर कोई भी नंबर दे दिया जाए, कोई भी संख्या दे जाए, कोई भी आंकड़ा दे दिया जाए, तो बच्चे अपने दिमाग के अनुसार परिकल्पना करके और विश्लेषण करके उसका निष्कर्ष वो निकाल सके। तो ये होता है हमारा उच्च स्तर पर गणित का उद्देश्य। ठीक है। चलिए मिटाते हैं और आगे अगले स्टेप पे चलते हैं। फिर अब बात आता है हमारा कि गणित के जनक कौन है। यानी डेफिनीशन हो गया, परिचय हो गया हमारा। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर गणित के जनक यानी फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है। ठीक है। तो इस पे अभी भी विद्वानों में मतभेद चल रहा है कि गणित के जनक कौन है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं इंडिया। ठीक है। भारत में इंडिया यानी भारत के लोग मानते हैं कि गणित के जो पिता हैं वो आर्यभट्ट जी हैं। कौन है? आर्यभट्ट। क्योंकि आर्यभट्ट जो है शून्य का प्रतिपादन किया था।
शून्य का प्रतिपादन या शून्य को देने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे, क्योंकि बिना शून्य के गणित का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले जो नंबर थे वो 1 से लेके 9 तक ही टोटल नंबर थे और इतने में मैथ चलने वाला नहीं था। लेकिन जब आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया तो मैथ अपने अस्तित्व में आ गया और मैथ जो है एक व्यापक नज़रिए से लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग होने लगा। ठीक है, तो इंडिया के लोग आर्यभट्ट को मानते हैं गणित का प्रतिपादक। ठीक है, और हम भी आर्यभट्ट को ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि शून्य का आविष्कार करना ये एक ऐतिहासिक कार्य है और मैथ का जो अस्तित्व है वो शून्य के कारण ही है। अगर शून्य ना होता तो 1 से 9 के बीच में हम रह जाते और बड़ी संख्याओं का विकास या बड़ी संख्याएं उत्पन्न ना हो पाती। ठीक है, और कुछ लोग मानते हैं आर्किमिडीज को। ठीक है, यानी पश्चिमी देशों के लोग जो मानते हैं आर्किमिडीज को मैथ का पिता मानते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज। तो ये हो गया हमारा गणित के पिता के बारे में। और हमारा तो राय है कि आप सब भी आर्यभट्ट को ही मानिए। अगर एग्जाम में मिलता है कि गणित के पिता कौन है, अगर आर्यभट्ट और आर्किमिडीज दोनों हैं तो आर्यभट्ट को आप लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग आर्यभट्ट को मानते हैं। तो जो एग्जामिनर होगा वो पहले प्राथमिकता देगा आर्यभट्ट को। ठीक है, और आर्यभट्ट अगर नहीं मिलते हैं आपको तो आप आर्किमिडीज को मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा गणित के जनक के बारे में। अब हमारा गणित शुरू कहाँ से होता है? पहले गणित जो है हमारा शुरू कहाँ से होता है? तो गणित जो हमारा शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? अंक से। ठीक है, अब अंक क्या होता है? अंक वो चिन्ह होता है जिससे किसी वस्तु के परिमाण, ठीक है, या मात्रा को दिखाया जाता है। गणित अंक वह चिन्ह है जिसके द्वारा किसी वस्तु की मात्रा परिमाण को बताता है। ठीक है, तो अंक क्या होता है? अंक वह चिन्ह है जिसके द्वारा किसी वस्तु की मात्रा परिमाण को दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है या कोई भी पदार्थ ले लेते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई वस्तु है। अब इसको हम किससे दिखाएंगे? अंकों के द्वारा ही दिखाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये 4 हमारा क्या है? एक चिन्ह है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि अंक वह है, अंक एक चिन्ह है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की मात्रा और परिमाण को दिखाते हैं। ठीक है, अब अंक के बाद आता है हमारा संख्या। अच्छा, एक चीज़ और है हमारा, अंक संख्या पढ़ने से पहले अंक कितने हैं कुल? तो टोटल हमारे अंक हैं जो वो 10 हैं। 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो यही 10 अंक जो हैं हमारी गणित में, और इसी 10 अंकों का ही पूरा खेल होता है मैथ में। अगर यही 10 अंक ना हो तो मैथ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही 10 अंकों के आधार पे मैथ का बेस जो है बना हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या वह होता है जो अंकों के द्वारा बना होता है। संख्या अंकों से मिलकर बना होता है। और संख्या ही हमें बताता है किसी वस्तु की मात्रा और उसकी परिमाण को। ठीक है, तो संख्या अंकों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारा एक अंक ले लिया गया 1 और एक अंक ले लिया गया 2, तो ये मिलकर हमारा 12 एक संख्या हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कोई और अंक ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, दोनों को एक साथ हमने रख दिया तो हमारा क्या हो गया? 23 बन गया। तो 23 एक हमारा संख्या है। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि सभी जो अंक होते हैं वो हमारे संख्या कहलाते हैं। सभी भी जो अंक होते हैं वो संख्या होते हैं, लेकिन सभी संख्याएं जो होती हैं वो अंक नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लिख दें 26 तो कहेंगे क्या ये अंक है? तो 26 ये अंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंक जो होता है सिंगल डिजिट होता है। ठीक है, एक एक अकेले होते हैं, और क्योंकि ये 2 अंक एक साथ हो गए तो जब 2 अंक हो जाते हैं तो वो संख्या हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सभी अंक जो होते हैं वो संख्या होते हैं, लेकिन सभी संख्याएं जो होती हैं वो अंक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक का। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।